जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं समीम अनवर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। साथियों, सर का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे जिससे इस बातचीत के साथ आप कनेक्ट कर सकें। सर यूपीएससी की ज्योग्राफी की फेमस फैकल्टी हैं, आप सब जानते हैं। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पर सर के शेर बहुत वायरल होते हैं और साथियों साथ ही सर सोशल और पॉलिटिकल थिंकर हैं। इसलिए सर से आज देश के कुछ बड़े मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं। सर का मार्गदर्शन इसमें प्राप्त करेंगे। हमारी बातचीत जो है बेसिकली आज सोशल, रिलीजियस और कास्ट को लेकर के जो मिथ्स हैं लोगों के बीच में वो है, उस पर है। और साथ ही आप सब जानते हैं कि भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। तो विकसित राष्ट्र के साथ जुड़ने के लिए और देश में भारत विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, किन किन क्षेत्रों का योगदान होगा, इस पर भी आज सर के साथ एक लंबी बातचीत करेंगे। तो सर पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और सर हम थोड़ा सा बातचीत को शुरू करने के लिए जानना चाहेंगे कि आपकी शैक्षणिक और सामाजिक जीवन के जो अनुभव हैं उसके बारे में हमें शेयर करें। ग्रेजुएशन मैंने पटना से किया था, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करी। काफ़ी पहले की बात है, 2001-2002 की बात है। 2 बार इंटरव्यू दिया था। उसके बाद यूपीएससी फील्ड में आ गए, पढ़ाना शुरू किया और अब तक उसी में है। कुछ बीच में कई बार एक्सपेरिमेंटल लेवल पे कुछ हुआ, लेकिन ब्रॉडली अब टीचिंग में है। सर जैसे कि आपने कहा कि आप अपने टीचिंग के अलावा भी और सोशल और पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। हम समझना चाहते हैं कि आपके नज़रिए से देश के अलग अलग वर्ग के युवाओं के साथ आपने काम किया है, यानी कि आपने उनको पढ़ाया है। देश में सर ऐसी कौन सी सामाजिक भ्रांतियां आपने देखी जो आज भी लोगों की सोच और प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है? सबसे बड़ी बाधा जो है हमारा एक पूर्वाग्रह जिसको बोलते हैं, जो प्री कंसीव्ड नोशन है समाज का, खास करके युवाओं का जो है उसके पास जो सूचनाएं जा रही हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है। तो हमारा समाज जिस स्तर पे है, ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं। इतिहास में जो भी समाज बड़े लेवल पे गया है वो एक फेजेस से पास किया है। हम एक ऐसे फेज से पास कर रहे हैं जिसको टेक्निकल टर्म्स में टेक ऑफ स्टेज बोलते हैं। जैसे प्लेन टेक ऑफ करती है तो उसमें काफी अपहेवल्स होते हैं, हंगामा बहुत होता है। फिर वो जब ऐसे चलने लगती है तो कुछ जरा सा भी हिलता डोलता नहीं है। तो हम टेक ऑफ स्टेज पे हैं और जिसमें समाज में कई तरह की परेशानियां आती हैं। वो छोटी भी हो सकती हैं, वो बड़ी भी हो सकती हैं। तो अगर मूल रूप से हम देखें तो जो एक सोशल वेलबींग है, जो सामाजिक सौहार्द है, वो उसकी कमी है हमारे यहाँ। सर चूंकि देश में धर्म एक काफी विवादित मुद्दा होता है। जब हम किसी के धर्म की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म की बात करते हैं, तो लोगों का उससे सेंटिमेंट जुड़ा होता है, विश्वास और आस्थाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए लोग हर्ट भी बहुत तेज होते हैं। तो आज हम कुछ धार्मिक और जातिगत मुद्दों पर, देश के सामाजिक मुद्दों पर आपसे चाहेंगे कि आप बात करें। सर आपने देखा होगा कि भारत के विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच भी मैं यहाँ पर जोड़ूंगा कि अविश्वास काफी ज्यादा है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे से घुलने मिलने में थोड़ा समय लेते हैं। इस संकोच का आप कारण क्या मानते हैं? सबसे पहले तो संकोच जो है उसमें अगर हम जाएं तो ये मानव की बेसिक जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका हिस्सा है। धर्म एक व्यवस्था है, कई सारे व्यवस्थाओं में धर्म भी एक व्यवस्था है, जाति भी एक व्यवस्था है जो हवा में नहीं आई है, हमने उसको बनाया है। और इंसान का जो पूरा अगर इतिहास देखें आप तो हमेशा लगेगा उसमें कि ग्रुपिंग्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, अ सेंस ऑफ एसोसिएशन जिसको बोलते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर इंग्लैंड में 2 बंदे, एक इंडिया के और पाकिस्तान के हैं, वो बहुत मित्रता हो जाती है उसमें, क्योंकि एक दूसरे की भाषा समझ पाते हैं। और वही आप भारत में आ जाइए तो अलग होगा, फिर डिवीजन हो जाता है। बिहारी अलग हो जाएंगे। तो डिवीजन हमारे बेसिक नेचर में है। अब डिवीजन का आधार कुछ भी हो सकता है, वो क्षेत्र हो सकता है, वो जाति हो सकती है, वो धर्म हो सकता है, वो देश हो सकता है, वो ड्रेस हो सकता है, लेकिन हमें मजा आता है, हम उसमें जीना पसंद करते हैं। 4 बिहारी लड़के अगर दिल्ली में पड़े हुए हैं तो बड़ी दोस्ती हो जाएगी, वही बिहार में जाएंगे तो फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाएगा, किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो गांव के आधार पर हो जाएगा। तो जो मानव की बेसिक बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं उसका एक अभूतपूर्व अंग है ये। अब इसमें आती है बात कि इससे नुकसान बहुत सारे होते हैं, इससे फायदे भी होते हैं। अब जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम खेल रही है तो ब्लू जर्सी में सब है, तो सारे ब्लू जर्सी वाले एक दूसरे को प्यार थोड़ी करते हैं।
वहां पे सेंस ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंट्री है। कंट्री, राइट। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो उसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। यदि उसी को अगर हम उसके फायदे को हमारा समाज इस लेवल पे है, उसका फायदा उठा सकता है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसका नुकसान उठा सकता है तो नेगेटिव एस्पेक्ट है। धर्म के नाम पे बहुत सारे धार्मिक संस्थान ऐसे भी हैं जो सामाजिक सोशल वेलफेयर का बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, और वहीं धर्म के नाम पे लोगों को मार भी देते हैं। तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू हैं। किसी एक को देखना एक मतलब पूरी जो कंप्लीट ओवरव्यू होता है उससे दूर हो जाना होगा। सर ये तो हुई, चलिए व्यवस्था है, इस तरह की चीजें हो रही हैं वो ठीक है, लेकिन इसका सुधार क्या है? इसके लिए हम क्या करें? जैसे कि विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो थोड़ा सा दूरी का भाव रखते हैं। जैसे मैंने धर्म की बात की तो धर्मों के लोग दूरी का भाव रखते हैं। ऐसा क्या किया जाए? जबकि एक चीज देखी जाती है, अगर दो अलग अलग धर्मों या जातियों के लोगों ने एक दूसरे को अच्छे से समझ लिया तो प्यार भी नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो ये प्यार और बढ़े, जिससे सामाजिक सौहार्द बढ़े, देश का विकास हो, इसके लिए कुछ क्या पॉइंट हो सकते, क्या किया जाए? देखिए, जो भी व्यवस्था है हमारी, अगर हम धर्म की बात करें तो इतिहास में समाज जो भी ऊपर उठा है वो हर चरणों से गुजरा है, फेजेस से गुजरता है। हमारा समाज भी उस फेज से गुजर रहा है। ऐसा नहीं है कि धार्मिक, आपका क्या नाम है? आपका? संदीप। मेरा नाम क्या है? शमी मनोहर। हम दोनों साथ बैठे हुए हैं, बढ़िया से कॉफी पिए, बातचीत किए, कभी हिंदू मुस्लिम की फीलिंग आई नहीं। तो ये जो डिवीजन है वो किसी पर्पस से किया जाता है। हम नेचुरली डिवाइडेड नहीं है। क्या पर्पस है सर? पर्पस पॉलिटिकल होता है जनरली, या इंडिविजुअल भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ और कोई हो सकता है कि दूसरा बंदा ज्योग्राफी पढ़ा रहा हो और हमारे बीच में कंपटीशन है, तो हमारे इंडिविजुअल आइडेंटिटी को वो कैरेक्टर बना के पेश कर सकता है। हम उसके इंडिविजुअल आइडेंटिटी को कैरेक्टर बना के पेश कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी बुक है जोनाथन रीड की, राइट किस माइंड, उसमें पूरा बहुत बड़ा रिसर्च पेपर उसने पब्लिश किया है। उसमें लिखा है कि कोई भी ह्यूमन, इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, 90% अपने खुद के एडवांटेज के लिए काम करता है, सेल्फिश होता है। 10% वो ग्रुप के लिए काम करता है। यानी कि हमारा दिमाग जो है 90% ये सोचता है कि हमारा फायदा कहाँ पे होगा, मेरा खुद का फायदा कहाँ पे होगा, मेरी फैमिली का कहाँ पे होगा। 10% ही सिर्फ आपका दिमाग उस तरफ चलता है कि ग्रुप का फायदा क्या होगा। वो ग्रुप जाति भी हो सकती है, वो ग्रुप धर्म भी हो सकता है, वो ग्रुप क्षेत्र भी हो सकता है, वो ग्रुप देश भी हो सकता है। तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो कोई इंडिविजुअल को अगर बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल बेनिफिट हो, चाहे इकोनॉमिक बेनिफिट हो या सोशल बेनिफिट हो, वहां पे इसको लाता जरूर है। आपने जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल दें कि अगर मुझे पढ़ाना नहीं आता है और हम बच्चों को ये बोलें कि तुम ब्लैक टी शर्ट पहन के आए हो, इससे ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही, कैसा लगेगा? सेम चीज समाज में पेश किया जाता है कि हिंदू ऐसा होता है, मुसलमान ऐसा होता है, मुस्लिम समाज में जाएंगे तो हिंदुओं की शिकायत करेगा। अब आती है बात की सामंजस्य कैसे हो। तो ये सामाजिक उत्थान का एक फेज होता है, समाज ऊपर बढ़ता है कट पट करके। जब मैच्योर समाज होता है तो वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ जाता है। फिर वहां पे कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कोई रीजनल आइडेंटिटी माने नहीं रखती। तो सर आपके हिसाब से भारत में ऐसी व्यवस्था कब तक एस्टेब्लिश होगी कि सारे लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे? कोई टाइमलाइन तो दिया नहीं जा सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आप भारत को छोड़ दीजिए, अगले 20 साल के अंदर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश होगा। ये बात आज शायद किसी को नहीं समझ में आए या शायद मानने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन जिस तरह से ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ है, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान अगले 20 साल से 25 साल के अंदर एक देश का मतलब नहीं है कि बाउंड्री खत्म हो जाए, लेकिन एकीकरण होगा लोगों की। इकोनॉमिक जैसे यूरोपियन यूनियन बना है वैसे हमारा यूनियन बनेगा कि जो कल्चरली हम लोग बहुत सेम। बांग्लादेशी जो मुसलमान है वो बंगाली से ज्यादा करीब है कल्चरली बनिस्बत बिहार के, उत्तर प्रदेश। सेम पाकिस्तानी जो आप सिंध और पंजाब प्रांत ले लीजिए, वो पंजाब से ज्यादा क्लोज है बनिस्बत अपने सिंध के और बलूचिस्तान के। तो जो सांस्कृतिक क्राइटेरिया है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनिफिकेशन होता है। जैसे जब पाकिस्तान अलग किया गया था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तभी कहा था कि ये एसोसिएशन 30 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा, क्योंकि इनके सांस्कृतिक मतभेद हैं। अब सोचिए संस्कृति कितना बड़ा कारण है, धर्म से बहुत बड़ा कारण। उन्होंने कहा और 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। दोनों का धर्म तो सेम था, धर्म के नाम पे अलग हुए थे भारत से, लेकिन वो दोनों भी अलग हो गए चूंकि वहां पे कल्चरल डिफरेंसेस। बांग्लादेश बंगाली कल्चर एक अलग टोटली अलग कल्चर है, पाकिस्तान एक पाकिस्तानी कल्चर टोटली अलग कल्चर है। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान में उर्दू के खिलाफ हंगामा चलता है, लोग सड़कों पे आते हैं उर्दू नहीं बोलते। क्यों? पंजाबी को प्रमोट करना है। ये बात पाकिस्तान के बहुत सारे लोग पंजाबी अपने यहाँ के पंजाबी से ज्यादा अच्छा बोलते हैं,
लाहौर के साइड में पंजाबी खास करके उत्तरी पाकिस्तान की बात करें, जो वहाँ पे जो डोमिनेंट स्टेट है पाकिस्तान, लाहौर। तो जो कल्चर होता है वो मच ग्रेटर बाइंडर होता है एज कम्पेयर टू धर्म। जैसे तमिलनाडु में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तमिलनाडु में मुस्लिम्स में दो बड़ा डिवीजन है, उर्दू स्पीकिंग और नॉन तमिल स्पीकिंग। आप मुस्लिम में शादियां नहीं करते हैं वो लोग आपस में। अच्छा, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। तो जब हम बड़े स्तर पे अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि समाज को अपने आप को विभाजित करने में मजा आता है, क्योंकि हमारे ब्लड लाइन में है वो। हम ट्राइबल की ही तो औलाद हैं भाई। तो हमारे ब्लड लाइन में वो कैरेक्टर्स हैं। हम दूसरों को पिटते हुए देखते हैं, बड़ा मजा आता है। जब खुद पे बात आती है तब बोलते नहीं भाई अच्छी बात नहीं है। तो चूंकि वो ब्लड लाइन में वो हमारे कैरेक्टर का पार्ट है, तो मानव तो सब सेम ही है ना भाई। हर एक को बताया जाता है कि भाई हम काटेंगे तो हमारे में खून निकलेगा, तुम्हारे में भी निकलेगा। तो फिर ये भेदभाव किस बात का? क्योंकि भेदभाव करने में हमारी अपनी निजी बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए हम डिवीजन करते हैं। चाहे वो बड़े लेवल पे एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो, और बड़े लेवल पे देश कर रहा हो, और बड़े लेवल पे यूनियन कर रहा हो। जैसे यूरोप की बात होगी तो यूरोप एकीकृत दिखेगा। यूरोपियन यूनियन की बात होगी तो यूरोप एक देश दिखेगा, लेकिन वहीं पे बहुत सारे डिवीजन हैं। आप हिंदू की बात करते हैं, हिंदू में यूनिटी है क्या? मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम में यूनिटी है क्या? आपस में पड़ोसी को एक फीट जमीन के लिए जान मार देते हैं एक दूसरे को। मैं अब उसी पे आ रहा हूँ सर। धर्म थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो जाता है, बड़ी चीज है। अब थोड़ा सा जातियों के स्तर पे है। मेरा सवाल ये भी है कि जातियों में भी सेम चीज है। जैसे एक धर्मों के लोग आपस में, अलग अलग धर्मों के लोग आपस में जल्दी घुलते मिलते नहीं, वैसे जातियों के स्तर पर, चाहे वो हिंदू की जातियां हो चाहे मुस्लिम में भी अलग अलग डिविजन्स हैं, उस लेवल पे भी आप यही मानते हैं कि कोई स्वार्थ होगा या इसलिए यूनिट बनी है अलग अलग जातियां? बिल्कुल। इवन जातियों के अंदर भी भेदभाव है ना। किसी एक जाति को आप उठा लीजिए, उसमें कितनी यूनिटी है? नहीं है। यूनिटी कब आएगी? जब उनके ऊपर एक टारगेट होगा। जैसे आज की डेट में इंडिया का मुस्लिम ज्यादा यूनाइटेड दिख रहा होगा, है नहीं वो, लेकिन दिख रहा होगा। और वो इसलिए दिख रहा होगा कि एक अटैक हो रहा है, सामूहिक अटैक हो रहा है, मतलब पॉलिटिकल अटैक कह सकते हैं, या जो भी हमारे अभी सिचुएशन है। तो एक अटैक हो रहा है तो यूनाइट दिख रहे होंगे, लेकिन होते नहीं है कभी। किस टाइप का? संभव ही नहीं। अटैक किस टाइप का? जैसे जो पॉलिटिकल अटैक, आज मॉब लिंचिंग की बात कर लीजिए, बुर्का के इशू की बात कर लीजिए, या जो ड्रेस पे है, या मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, तो इस तरह से लगता है कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, खतरा है। तो उस खतरे ने आपको यूनाइट टेम्परेरी कर दिया है, लेकिन कभी आप यूनाइट हैं नहीं। आप सही कह रहे हैं सर। ये आपने बहुत बेसिक, बहुत जरूरी बात कही। हर स्तर पे आदमी अपने स्वार्थों के प्रति इतना सजग है, जो अपना अपना बनाया है ग्रुप। सर और थोड़ा सा इस चीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं कि भारत के धार्मिक जीवन में आपको क्या लगता है कि जैसे ये तो समस्याएं थी, अब सुधार किस स्तर पर होना चाहिए? कहाँ आपको लगता है कि ज्यादा गड़बड़ है? अगर ये ठीक हो जाए तो बाकी सारी चीजें मैनेज हो सकती। देखिए, बहुत हद तक ठीक है समाज हमारा। आप कहीं भी ट्रैवल कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, आपको नहीं लगेगा कि वो डिवीजन है। हाँ, तो डिवीजन कृत्रिम है, आर्टिफिशियल डिवीजन हवा में क्रिएट किया गया है। समाज को ये फीड किया गया है, चाहे जाति का ये हो, चाहे धर्म का आधार हो, उसको फीड किया गया, और उसका फायदा और नुकसान लोग उठाते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक ही उसका उपाय है, समान और गुणवत्तापूर्ण, मतलब इक्वल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। जब हम एजुकेटेड होते हैं तो इन सब इंडिविजुअल कैरेक्टर से ऊपर उठ करके हम बात करते हैं, तब फिर हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी हमारी कैरेक्टर नहीं होती। मुझे आपकी बातचीत से ये समझ आया सर कि लोग बहुत सूक्ष्म कारणों से एक बड़ी व्यवस्था को एस्टेब्लिश नहीं होने देते, ये उनकी सामाजिक या धार्मिक सौहार्द एस्टेब्लिश नहीं होने देते। मैंने खुद भी ये चीज़ महसूस किया है कि हम जनरली, अगर मैं हिंदू हूँ, मैं अवॉइड ही करूँगा कि मैं कभी कुरान को देखूँ या पढ़ूँ। आप मुस्लिम हैं तो एक सामान्य व्यक्ति की, हमारी आपकी बात नहीं, वो भी अवॉइड करेगा गीता या अन्य चीज़ें नहीं पढ़ना या नहीं जानना, क्योंकि हम एक दूसरे को जानने में बहुत विशेष दिलचस्पी नहीं रखते। अभी हमने एक द भारत डायलॉग करके अपने ही चैनल पे एक सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें हमने पहला जो वीडियो किया वो इस्लाम पे किया, इस्लाम मिथ एंड रियलिटी। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक रिलीजन से हिंदू शख्स, डॉक्टर कुमार नलिन, आप भी जानते होंगे शायद, वो जुड़े। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि धर्म पर जब बात करने की बात आई तो वो कुरान लेकर आए थे, और इतनी शानदार चर्चा 1 घंटे 1.5 घंटे के करीब हमारी हुई कि हमें ये देख के ये अच्छा लगा कि कितना अच्छा हो कि ऐसी ही व्यवस्थाएं हों, हम एक दूसरे को जानें, जिससे समाज में सौहार्द बढ़े और देश प्रगति पर जाए। सर आजकल जैसे डिबेट, आपने जो ये बात बताई ना सवाल पूछने से पहले, जब भी बहस होती है, हाँ, तो शुरुआत में बहस बुरी लगती है,
और जब बहस से जो चीजें आती हैं वो सोसाइटी को मैच्योरिटी की तरफ, मैं क्लास में भी ये बात बताता हूँ कि आज जो हिंदू मुस्लिम का बहस है ये एक ट्रांजिशन फेज है जिसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं या सोशल ट्रांजिशन बोलते हैं। तो हम सोशियो इकोनॉमिक ट्रांजिशन के वैसे फेज पे हैं जहाँ पे हम बहुत भावनात्मक हैं और ये हमारा अंतिम चरण है भावनात्मक होने का, मेरी समझ से। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर सामाजिक उत्थान चाहे यूरोप का देखें, आप अमेरिका का देखें, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री का देखें, चाइना का उत्थान देखें, साउथ अमेरिकन कंट्रीज का देखें, तो हर समाज हर बुरे अच्छे फेज से गुजरते हुए एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचता है। जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, उस लेवल पे पहुंचता है। तो नॉर्वे का भी आज जैसा थोड़ी था, अमेरिका जो है यूएसए आज जैसा हमेशा थोड़ी रहा है। 1960 के दशक में अमेरिका में औरतों को डॉक्टर बनने के लिए इजाजत नहीं थी, उनको एडल्ट फ्रेंचाइज या वोटिंग राइट्स हमसे बाद में मिला है बहुत सारे। तो हमारा समाज जो अभी जा रहा है, जो बहस चल रही है ना इस्लाम और इसकी, तो अब एक ऐसी चीज हो रही है कि भाई तुम हमको गलत कहोगे, हम भी तुमको गलत कहेंगे। पहले क्या था, गीता हम नहीं पढ़ते थे, अब हम भी गीता पढ़ते हैं। पहले हिंदू कुरान नहीं पढ़ते थे, एक मौलाना आता था जो बोल देता था वो मान लेते थे, एक पंडित आता था जो भी बोल देता था वो मान जाता था समाज। अब क्या है, सोशल मीडिया का भी जमाना है, फट से गूगल करेगा कि भाई ये क्या बात है, तो नहीं तो आप तो बकवास कर रहे हो। तो ये जब बहस होती है समाज में तो वो हमेशा मैच्योरिटी की तरफ ले जाती है समाज को। तो ये फेज जब गुजरेगा हमारा, डॉक्टर नलिन बात करें कुरान की और शमीम अनवर बात करें वेदास की, अपने आप हो गया ना भाई। अब तुम हमको बेवकूफ नहीं बना सकते हो ना भाई। तुम बोलोगे कि अगर कुरान में ये है तो हम बोलेंगे वेदास में ये है, चुप हो जाओगे। तो फिर बहस मैच्योर होती है, अच्छा हमारे अंदर भी अच्छा ही है, तुम्हारे अंदर, चलो हम भाई भाई। तो डिबेट आपको उस लेवल पे ले जाता है। जो अभी हमारा सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी स्थिति है, वो थोड़ी कठिन लग रही होगी, थोड़ी टफ लग रही होगी, लेकिन ये फाउंडेशन है एक अच्छे समाज का। आने वाले दिनों में एक बढ़िया समाज बन के हम निकलेंगे। बिल्कुल सर, उम्मीद भी यही है अपने देश से। 100% होगा, ये कोई रोक नहीं सकता है इसको, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है। सर अब थोड़ा सा एक और मुद्दा है, आजकल बहुत हाईलाइटेड है, आपने कॉकरोच पार्टी सुनी ही होगी, कौन नहीं जानता। और विद इन 1 वीक 20 मिलियन उनके फॉलोअर्स हुए। तो मैं इससे एक सवाल है कि भारत में कॉकरोच पार्टी जैसे आंदोलन उभरने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि वर्तमान में जो युवा है वो सिस्टम के प्रति उसके मन में सच में गुस्सा है? गुस्सा से ज्यादा मुझे निराशा लगती है। अगर गुस्सा की बात करें तो गुस्सा एक अलग चीज होती है, निराशा एक अलग चीज होती है। निराशा एक आंदोलन का रूप ले सकता है, या अगर कॉकरोच जनता पार्टी के राइज की अगर वजह जाने तो जैसे हमारे यहाँ जो एवरेज एज है 28 साल है। 28 साल का मतलब है यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है। राइट। चाइना का 40 ईयर है, अमेरिका का 39 है, जापान का 50 है एवरेज, हमारा 28 है। सोचिए, तो जो यंग पॉपुलेशन है, जो ये भी एक सामाजिक, जो हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो वो भी है। अब 28 साल के बच्चे को, 20 साल के बच्चे को जितनी भी अकल होती है उसको उतनी मैच्योरिटी नहीं होती एज के हिसाब से। तो वो क्या होता है, अब हम ज्यादातर लोग हैं कि उस फेज में है जहाँ पे उनको जॉब चाहिए, पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन हो गया है, डिग्री ले लिए हैं, या नहीं भी डिग्री लिए हैं तो जॉब में लाना चाहते हैं, उस प्रोपोर्शनेट से हम जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो राजनीतिक वर्ग है वो इसको डिविएट करने के लिए भी हिंदू मुसलमान, अपर कास्ट लोअर कास्ट ये सब कर रहा है, क्षेत्रीयता ये किया जा रहा है ताकि उस एनर्जी को किसी तरह से डाइवर्ट किया जाए, मुद्दे से भटकाया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी एक समझिए कि मैनिफेस्टेशन है उस हमारे समाज के उस समझिए फ्रस्ट्रेशन का, निराशा का, जो यंग जनरेशन दिखा रहा है। यही वजह है कि किसी भी अगर जरा सी होप दिखती है वो उसको चला जाता है साथ में। तो भाई कॉकरोच जनता पार्टी का कोई सही से देखिए कोई लीडरशिप नहीं है, कोई प्लान नहीं है, लेकिन 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, चूंकि लगता है कि हमारे विधाता हो सकते हैं, ये हमारा दुख दर्द दूर कर सकते हैं। चूंकि सिस्टम से उम्मीदें घट रही हैं, सिस्टम से निराशा बढ़ती जा रही है। इसको ये कहेंगे कि सिस्टम से निराशा है, जो उम्मीद थी उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। तो सर थोड़ा सा जब युवाओं की हम बात करते हैं तो जैसे कि आपने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है, तो इस हिसाब से भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। लेकिन इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या भारत के या देश के विकास में लाभ मिल पा रहा है? आंशिक रूप से जो हमारी व्यवस्था है, ये सच्चाई है कि बहुत जितना हम ले सकते थे उसका हम कुछ प्रतिशत भी नहीं ले पा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं इसका? कारण सबसे बड़ा वही है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो नहीं है उतना जितना डेवलप, जैसे इंडस्ट्रियल जो विकास होना चाहिए वो नहीं है, सर्विस सेक्टर में जो होना चाहिए वो नहीं है, एग्रीकल्चर में जो होना चाहिए वो नहीं है।
तो पहला तो है कि हम जैसे सपोज कीजिए कि हम इंजीनियर हैं और हम घर में बैठे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, तो ये हमारा विकास थोड़ी हुआ, ये डिग्रेडेशन हो गया। तो जब विकास उसको कहेंगे या डेमोग्राफिक डिविडेंड तब कहेंगे जब एटलीस्ट हम इंजीनियर है तो हमको इंजीनियर का जॉब मिले, बिल्कुल, या इक्विवेलेंट जॉब मिले, वरना फ्रस्ट्रेशन होगा, जो हम निराशा की बात करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसको हम सोशल वेलबींग बोलते हैं, सामाजिक सौहार्द, उसकी काफी कमी हो गई है। अगर पिछले 15-20 साल 25 साल में देखें, कई सारे लोग सिर्फ 10 साल के फेज में देखते हैं, ऐसा नहीं है। पिछले 20-25 साल में जो सामाजिक सौहार्द है वो गिरा है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के को फुल्ली अचीव नहीं करने की ये दो बड़ी वजह मानते हैं। जैसे कि ये भी हो रहा है सर, इंजीनियर चाय वाला बन रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं सिस्टम से निराशा, या जो हम एक जॉब अपॉर्चुनिटी से भी इसको देख सकते हैं। बिल्कुल, जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी है हमारे यहाँ। जो जॉब क्रिएशन होना चाहिए, तो कई सारे लोग इसको जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट अभी के करंट डिस्पेंसेशन के खिलाफ हैं, वो उसको 10 साल में देखते हैं। मैं इसको 10 साल में नहीं देखता। किसी भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जो ग्रोथ होता है, तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बेस शुरू हुआ, उसके बाद इसको शिफ्ट करना था इंडस्ट्री पे। तो इंडस्ट्री बीच से गायब होकर के सर्विस सेक्टर चला है। तो जो जॉब क्रिएशन का प्रोपोर्शन होना चाहिए, जिस रेट में ग्रोथ होना चाहिए और जो सेक्टोरल ग्रोथ होना चाहिए, वो हमारे यहाँ उस तरह से नहीं हुआ। तो युवा की जो पोटेंशियल है, इसको डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बोलते हैं। डिविडेंड के साथ एक डिजास्टर हो जाएगा जब उस डिविडेंड नहीं बनेगा। डिजास्टर को मैं क्लास में सिर्फ एक लाइन में समझाता हूँ कि इंजीनियर अगर बैंक लूटने लगे तो समझ लो डिजास्टर हो गया। तो इंजीनियर कब बैंक लूटेगा? जब उसको जॉब ना मिले, नहीं बनेगा, इंजीनियर ना मिले, या एटलीस्ट खाने पीने का सही से जुगाड़ ना, तो वो बैंक ही लूट। फिर वो चेन स्नैचिंग नहीं करेगा, फिर वो छोटी चोरी नहीं करेगा, पिक पॉकेट नहीं करेगा, वो फिर बैंक लूटने का प्लान करेगा, किसी ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्लान करेगा। और कई सारे देखिए कि इस तरह की चीजें पिछले कुछ सालों में बढ़ती जा रही हैं हमारे यहाँ। अच्छा सर, मेरे दिमाग में एक सवाल ये आया कि जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में स्विच करने के बाद जो आप कह रहे थे कि हमने प्राथमिक क्षेत्र से डायरेक्ट हम सर्विस सेंटर में छलांग लगा गए, सर्विस सेक्टर में चले गए। विनिर्माण क्षेत्र को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? कर नहीं रहे हैं, हो गया है। क्यों? उसकी बहुत सारी वजह है। जो पॉलिसी थी हमारी, अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए, तो पहला ये चीज है कि हम उतना प्रोपोर्शनेटली रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर पाए। दूसरा है कि जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी समाज के ग्रोथ का, वो सोशल इन्वेस्टमेंट होता है, एजुकेशन में और हेल्थ में। तो एजुकेशन और हेल्थ में जैसे अगर चाइना को देखिएगा, चाइना 18% 20% खर्च करता है, हम 3-4% भी नहीं कर पा रहे, जबकि हमारी जीडीपी बहुत छोटी है। चाइना की 15-16 ट्रिलियन है, 18 समथिंग, हाँ उससे भी ऊपर है, और हम 4 पे भी नहीं पहुंचे, 4 से भी खिसक जा रहे हैं। उसके बाद भी जो हमारा प्रोपोर्शन है जीडीपी का, जो जाना चाहिए, चाइना से हमारी बड़ी आबादी है, चाइना से ज्यादा यंग एज के, चाइना से ज्यादा हमारे पास बच्चे हैं, तो उनके प्रोपोर्शन में जो एजुकेशन में, हेल्थ में खर्च होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो नहीं हुआ। दूसरी चीज है कि जो डाइवर्सिटी चाहिए थी, हम एक ट्रेडिशनल एजुकेशन जो अंग्रेजों ने दे रखा था, हम उसी पे चले जा रहे थे। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैं इस मामले में 2020 की जो है बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उसके सिर्फ लिख देने से नहीं होगा। हम किताब दे देने से, गधे के पीठ पे किताब रख देने से वो वकील नहीं बन जाता है। सही बात। तो हमको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे काम जो करना चाहिए, वो शायद हम नहीं कर पाए। अगेन उसकी बहुत सारी वजह है। जैसे कि मैंने सर देखा भी कि एक दिन न्यूज़पेपर में पिछले वर्ष पढ़ रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना हमसे आगे क्यों। अगर हमें इंडिया में इंडस्ट्री लगानी हो, सिर्फ न्यूज़पेपर के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा कोई अपना ओपिनियन नहीं है। न्यूज़पेपर कहता है कि अगर चाइना में आपको इंडस्ट्री लगानी हो तो 2 महीने में क्लियरेंस मिल जाता है, और इंडिया में 2 वर्ष लगते हैं। और आप जानते ही हैं कि चाइना इस समय मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का हब है। तो हमें भी शायद आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है। सर, जब एजुकेशन की बात चल रही थी, तो मैं समझना चाहूँगा कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें किस स्तर पर और किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है? मुझे लगता है 3 मेजर चीज़ें जो एजुकेशन पॉलिसी में हैं और उसको बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। उसमें कुछ है जैसे जैसे हमारा पढ़ाई का सिस्टम क्या है, रट्टाफिकेशन, परसेंटेज ऑफ, उससे गुणवत्ता पे जाने की, क्वालिटी बढ़ाएंगे, स्किल की तरफ। हाँ, थोड़ा सा स्किल एक अलग चीज़ है, उस कौशलता हो गई। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया। जैसे एक इंजीनियर गिटार बजा रहा है, लता मंगेशकर जाहिल थी लेकिन वर्ल्ड की फेमस सिंगर बने, तेंदुलकर 10th फेल थे लेकिन इंडिया के क्रिकेट के भगवान हो गए वर्ल्ड में। तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, क्या होता है कि हमारे समाज में हम बचपन में जान नहीं पाते, तो उतनी समझ है नहीं, उतना हमारे पास
प्रॉपर चैनल नहीं है जो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए, तो बच्चे को एक ट्रेडिशनल वे में भेजे चले जाते हैं, उसका इंटरेस्ट कुछ भी क्यों ना हो। तो उस वजह से क्या होता है, एक रट्टाफिकेशन हो जाता है। अगर हमको मजा नहीं आ रहा तो रट्टा लगाएंगे, तो उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज होता है। दूसरे है वोकेशनल ट्रेनिंग। अब छोटी छोटी चीजें हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। चाइना का 10th क्लास का बच्चा बहुत कुछ प्रोडक्ट बना लेता है, हमारे यहाँ ग्रेजुएट होकर के चाय बनाने नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। और तीसरी चीज वही है कि जो एक तो पहला हो गया रट्टा से गुणवत्ता की तरफ, उसके बाद हो गया आपको वोकेशनल ट्रेनिंग और या उस तरह के एजुकेशन को, और तीसरे लेवल पे जो हम बात करेंगे तो वो एजुकेशन के स्प्रेड को मल्टी डिसिप्लिनरी बना। एक इंजीनियर आर्टिस्ट भी बन रहा है, एक आर्ट का स्टूडेंट क्वांटम थ्योरी में पढ़ रहा है। तो इस तरह की अगर 3 एस्पेक्ट्स पे अगर बहुत ज्यादा फोकस करें, अच्छे से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करें। दिक्कत हमारे यहाँ क्या होती है, पेपर पे हम वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे हम वन ऑफ द वर्स्ट होते हैं। इस स्तर पे सर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ काम किया गया है? वही पेपर पे सारी चीजें हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से ज्यादातर चीजें हैं उसमें, लेकिन अगर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन की बात कीजिए तो कुछ भी नहीं है। आप टीचर तक को सही से नहीं रख पाते हैं, फुल्ली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अच्छा सर, एक देखिए एजुकेशन का हमारे यहाँ सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टीचर होगा उसकी सैलरी होगी 1 लाख रुपए, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है जिसके कई जगह पे सैलरी होती है 15,000 रुपए। अब बताइए कि ये कितनी विडंबना है, डुअलिज्म कितनी ज्यादा है कि आपको 1 लाख सैलरी मिल रही है और आप अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, कहाँ भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल में, जहाँ के टीचर को 15 से 20 हजार सैलरी भी नहीं मिलती है। तो अब सोचिए कि वो बंदा आपसे कैसे बढ़िया हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ तो हमारे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे गड़बड़ है ना। तो सर जैसे एजुकेशन के 3 लेवल में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर, इसमें कहाँ आप मानते हैं कि प्राथमिक स्तर पे या मिडिल या उच्च स्तर? लोअर लेवल पे उसको हम प्राथमिक और मिडिल दोनों में मानेंगे। अगर बच्चा जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, बड़ा होकर के उसी का रिफ्लेक्शन होता है, जैसे होता है ना कूद के पांव पालने में पता चल जाते हैं। तो बच्चे को अगर हम जितना इफिशिएंट बनाएंगे, बड़ा होकर के वो उतनी अपनी इफिशिएंसी को यूज करेगा। जैसे वर्नाकुलर एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ बच्चे से अंग्रेजी में पढ़ाने का ये होता है, वो कहीं ना कहीं उसकी इफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज करता है। हम घर में उर्दू बोल रहे हैं, घर में हिंदी बोल रहे हैं, घर में हम तमिल बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं, और क्लास में जा रहे हैं तो हमको अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है। तो मेरी समझ से एक बहुत बड़ा पार्ट मिसिंग है कि जो भी एजुकेशन स्पेशली प्राथमिक और मिडिल जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए, जो होती थी, अब उसको बहुत हद तक तोड़ा जा रहा है, उल्टा हो रहा है। सर चूंकि हमारी बातचीत में मैंने शुरुआत में बताया था कि हमने विकसित भारत 2047 पर भी सवाल बनाए हैं, तो विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए थोड़े से कुछ बातचीत करना है। भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। आपके अनुसार इस लक्ष्य की सबसे बड़ी बाधा किस स्तर पर देखने को मिल रही है? उससे पहले एक शेर सुनाएंगे गालिब का जी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अच्छा, बहुत फेमस शेर। तो ये एक पॉलिटिकल गिमिक्स कह दीजिए 2047 में विकसित भारत को। आप प्लान बताइए तो माने कैसे करना। हाँ, हम बच्चों को बोल दें तुम अगले साल क्वालिफाई कर जाओगे, तो उसका कुछ बेसिस होना चाहिए ना, एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि भाई क्या बेसिस है जो सर हमको ये बोल रहे हैं। तो 2047 में विकसित भारत अगेन एक सब्जेक्टिव टर्म है, सापेक्षिक शब्द है। हम किसको विकसित मानते हैं, हमारा विकसित होना क्या है? आज हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं, आप केरला को ले लीजिए, तमिलनाडु को ले लीजिए, जो अमेरिका को इकोनॉमी के मामले में, सोसाइटी के मामले में पीछे छोड़ दिया है, और उसी साथ उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, जो अफ्रीका के सोमालिया, रुवांडा, बुरुंडी जैसा सोशल कंडीशन है और इकोनॉमिक कंडीशन है। इस ये जो हमारा भेद है, जो हमारे डिफरेंसेस, रीजनल वेरिएशन है, सबसे बड़ी बात है ये हमारे जो इकोनॉमी और सोशल वेरिएशन है। आप कम्युनलिज्म देख लीजिए, आप अगर कम्युनलिज्म की बात कीजिए, जातिवाद की बात कीजिए, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। सेम कंट्री तो सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, लगभग कल्चर सेम है, लेकिन आपको साउथ इंडिया का मुस्लिम नॉर्थ इंडिया के 80% हिंदू से बेहतर होगा हर मामले में। सही बात है, बिल्कुल। और साउथ इंडिया के हिंदुओं को तो छोड़ दीजिए, साउथ इंडिया में हिंदू मुस्लिम यूनिटी रिलेटिवली सापेक्षिक तौर पे नॉर्थ इंडिया से 10 टाइम्स बेहतर होगा। मैं क्लास में देखता हूँ, मुझे लगता है कि हम इंडिया में ही पढ़ा रहे हैं। जब हैदराबाद में क्लास लेते हैं, एक बुर्का पहनी हुई बच्ची और एक टीका लगा, अगर मैं मजाक नहीं कर रहा, आप कभी भी जाकर देख सकते हैं, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, एक बुर्का वाली और बच्ची और एक टीका वाली बच्ची दोनों हाथ में हाथ डाल के बैठी रहे। इतनी बड़ी दाढ़ी वाला बंदा और टीका लगा के लड़का दोनों साथ पढ़ाई कर रहा।
और वो दोनों ज्यादा बेहतर दोस्त हैं बनिस्बत दूसरे। सही बात। तो ये जो डिफरेंसेस, रीजनल डिस्पैरिटी है हमारे यहाँ, सबसे बड़ी बाधा वो है जिसको मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज पोज करेगी। हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए क्या प्लान होगा, वो अभी फिलहाल पता नहीं है। दूसरी चीज है एजुकेशन की क्वालिटी, और तीसरी चीज है सोशल वेलबींग, जो सामाजिक सौहार्द रहे, जो अगले 10 साल या 15 साल में इसको देखता हूँ कि इंडिया एक मैच्योर सोसाइटी हो जाएगी, जहाँ पे जाति की बात भी लगभग खत्म हो जाएगी। 15 से 20 साल जो भी लगे, 10 ईयर का एक फेज होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, छोटे ट्रांसफॉर्मेशन। बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का सोसाइटी में 50 साल होता है। तो 10 और 10 2 डिकेड्स में दे रहा हूँ, जिसमें जातिवाद खत्म होगा और धर्म भी खत्म होगा। उसके बाद हम जाकर के जो 2047 बता रहे हैं, 2047 में हम एक मैच्योर सोसाइटी होंगे, मुझे लगता है। जहाँ तक बिल्कुल, बहुत शानदार सर। अगर विकसित भारत को लेकर के कुछ हमें प्रायोरिटीज फिक्स करनी हो या प्राथमिकताएं चुननी हो, तो आप किन क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता देंगे जिसमें सुधार हो जाए, तो समग्र सुधार हो सके? एजुकेशन सबसे पहला, एजुकेशन, उसके बाद दूसरा होगा जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन, ये चूंकि जॉब क्रिएशन इसको हमको डिजास्टर बना सकता है। जो युवा अभी निराश हैं, वो गुस्से में आएंगे, और जब वो गुस्से में आएंगे तो तोड़ फोड़ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस फील अभी फर्स्ट फेज पे है, निराशा अपनी चरम पे है। वो जब गुस्सा में बदलेगा तो बहुत सारे लोग उसको यूज करने वाले भी होंगे, विद इन कंट्री भी होंगे, और हमारे दुश्मन आउटसाइड कंट्री भी हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, मैं पाकिस्तान को नहीं मानता हूँ, मैं चाइना को मानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हमारी दुश्मन वही होता है जो बराबरी का है। ठीक है, अब कोई दोस्त ही लाओ मुकाबिल मेरे, दुश्मन तो मेरे कद के बराबर नहीं निकला। क्या बात। तो दुश्मन एक्चुअल में वही होता है जो आपके बराबरी का होता है। कंपटीशन होता है, कंपटीशन में दुश्मनी होती है। तो इंडिया की अगर कभी भी फ्यूचर में जो रियल दुश्मन है, जो आप पाकिस्तान का भी यूज कर रहा है चाइना, तो चाइनीज पॉलिसी को अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कॉम्पिटिटर है, जो जिसको हम दुश्मन इस सेंस में मान सकते हैं कि हमको गिराने के लिए वो कुछ भी कर देगा। तो जब ये निराशा गुस्से में बदलेगी, और गुस्सा जब उस लेवल पे जाएगा जो रेवोल्यूशन बनता है, तो उसमें हमारे दुश्मन जो बहुत सारे ऐसे हैं जो उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो इसलिए जॉब क्रिएशन, और तीसरा है सामाजिक सौहार्द। अगर कंट्री को आप फैमिली मानते हैं, तो गवर्नमेंट गार्जियन होती है, और गार्जियन ही अगर अपने भाइयों बहनों में लड़ाई करवाए तो सोच सकते हैं कि फैमिली कभी अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकती। बिल्कुल सर, बहुत शानदार सर। जैसे कहा जाता है, हम विकसित भारत के ही उसमें बात करते हैं, कहा जाता है कि सरकार ने कोई योजना बनाई, मान लीजिए 2047 विकसित भारत का लक्ष्य सरकार ने रखा, तो जनरली हम आप जैसे आम नागरिक सोचते हैं कि सरकार का काम है, सरकार ही करे। तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूं कि इसमें विकसित भारत बनाने में आम नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर युवाओं के संदर्भ में? युवाओं के संदर्भ में सिर्फ इतनी बात है कि आप जानकारी अच्छी रखें और सच्ची रखें। अगर कहीं पे दुविधा हो, कहीं पे बंटवारे की फीलिंग आ रही हो, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे सोशल लेवल पे हो, चाहे जाति पे हो या धर्म पे हो, उसको ऑथेंटिक सोर्स से जानने की कोशिश जरूर कीजिए। और सच को जानना हमको लगता है कि आपको विनम्र भी बनाएगा और थोड़ा सा गुस्सा भी कम कर देगा आपका। तो जो समाज की भूमिका है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सच को ढूंढ करके जो हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, या किसी स्टेट की बात करें, उसके लिए अगर कोई भी ऐसी चीज आपको इंफॉर्मेशन आ रही है जो नुकसान दे, उसको कम से कम 10 बार रिसर्च कीजिए, 10 बार पढ़िए, 10 बार ढूंढिए। तो तब आप जाकर के एक मैच्योर सोसाइटी की तरह बिहेव करेंगे। अब हम कितना भी पढ़ा लें, बच्चा पढ़ना नहीं चाहे, तो सरकार की अपनी भूमिका है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाज की भी भूमिका है बहुत हद तक। तो अगर आपको किताब दिया जा रहा है तो आप पढ़िएगा, तभी आपको जानकारी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो समाज की उतनी भूमिका है कि पॉलिसी अगर बनती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में, जैसे सड़कें की बात करते हैं, अब सड़कें टूटती हैं, 15 दिनों में सड़कें टूट जाती हैं कई सारी जगह पे। आप देखेंगे करप्शन का लेवल इतना ज्यादा है कि मत पूछिए, पुल टूट जाता है, उद्घाटन के बाद पुल टूट जाता है, रेलवे टूट जाता है। अब वहां पे समाज क्या कर सकता है बताइए? अब समाज जाके ठेकेदार से लड़ेगा तो नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो वहां पे जागरूक लोग हैं, जो इस बात को जानते हैं कि भाई अगर सड़क टूटी है तो फिर उससे पैसे हमारे ही लगेंगे, चाहे वो दाम बढ़ा के लगे या फीस बढ़ा के लगे या कुछ भी बढ़ा के लगे, पैसे हम ही को देने हैं। तो फिर क्या होता है, एक वॉच डॉग बन सकता है। तो समाज को एक वॉच डॉग बन करके इस विकसित भारत को करने में, जैसे अपने यहाँ सर एक चीज़ और देखने को मिलती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, तो हम अक्सर अधिकारों की बहुत बात करते हैं कि हमारा ये राइट है, संविधान में दे रखा है, ये है वो है।
लेकिन हम उसमें एक चीज और देखते हैं, आर्टिकल 51A जो ड्यूटीज है, हम ड्यूटीज की तरफ इतना सजग क्यों नहीं? ये देखिए, ये मिथ बनाया गया है। हाँ। और उन लोगों के लिए बनाया गया है जो उन लोगों के द्वारा बनाया गया जो अपना वर्चस्व कायम करते हैं। हमारा मौलिक अधिकार है, हम जब मौलिक अधिकार हम लेते हैं, अगर कठोर शब्द में बात किया जाए तो ड्यूटीज हमसे करवाई जाती है। हम सड़क पे ट्रैफिक पार करते हैं, हमने ड्यूटी फुलफिल नहीं किया, 2000 रुपए का फाइन लग गया। तो ड्यूटीज को कंपल्सरीली इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कभी नहीं करवाती है, इसीलिए वो राइट्स है हमारे लिए। तो ये एक तरह का समझिए कि समाज को नीचा दिखाने के लिए, विभाजन करने के लिए। इतिहास में और हमेशा देखिएगा कि राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होता है। ठीक है, राजा आज की डेट में उसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। प्रजा यूनाइट हो जाएगी तो राजा की चमड़ी उधड़ जाएगी। तो प्रजा को विभाजित रखने के लिए, उसकी एनर्जी को डिवाइडेड रखने के लिए क्षेत्रीयता आती है, जातिवाद आता है, धर्म आता है, ड्रेस आता है, कुछ भी आ जाएगा। उलझे रहो कि तुम अपने आप में उलझे रहो ताकि मेरे ऊपर ना। तो ये जो डिबेट है राइट्स और ड्यूटीज का, ये उसी की एक कड़ी है। और मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी के बच्चों को इन सब में पढ़ना चाहिए। हम ड्यूटीज नहीं निभाते हैं तो हमसे कान पकड़ के निभाया जाता है, डंडे मार के निभाया जाता है, पनिशमेंट देके हमसे ड्यूटी निभाई जाती है। उसी के लिए तो पूरा सिस्टम है, कोर्ट है, पुलिस है, सब उसी के लिए। सही क्या होना चाहिए? ड्यूटी निभाई जानी चाहिए या निभाई जानी चाहिए? निभाई जाती है। अब एक बंदा बता दीजिए जो मर्डर करने के लिए तैयार हो, नहीं होता है। नहीं। अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो अब 1%, हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी, अगर 100 लोग मर्डर कर दिए तो कितने प्रतिशत दिए? उन्होंने ड्यूटी नहीं निभाई तो उनको अब फांसी की सजा देते हैं, उनको जीवन कारावास देते हैं। हम तो कभी मर्डर नहीं किए, आप तो कभी मर्डर नहीं किए। तो ड्यूटीज हर कोई निभाता है। जो एक्सेप्शनल होता है, 50 बाइक जा रही है, 49 ड्यूटी निभा रही है कि रेड लाइट पे हमको खड़ा होना है, एक ने ड्यूटी नहीं निभाई, उसको 2000 का या 200 का 500 का फाइन लगा दिया। धर लिए। तो ऐसा नहीं कि ड्यूटीज बंदे निभाते हैं, सिटीजन बहुत हद तक निभाते हैं। जो ड्यूटीज नहीं निभा पाते हैं उनको जबरदस्ती निभाया जाता है। फंडामेंटल राइट्स के साथ ये बात नहीं है। हमारी राइट्स अगर सपोज कीजिए कुछ और उसका उल्लंघन हो रहा है, सरकार आती है बोलती कि नहीं भाई पेट में खाना नहीं मिला, लो बिरयानी खा लो तुम, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो इसीलिए राइट्स जो है फोर्सफुली दिखता है कि हम जा रहे हैं हम अपना राइट्स लेने के लिए, तो हम असर्ट करते हैं अपने राइट्स को। और ड्यूटीज को हम असर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम फुलफिल करते हैं, ऑटोमेटिकली हम फुलफिल करते हैं। अभी तक हमने देश के बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन आपका एक पक्ष और है जिसको हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे। सर, देश के प्रसिद्ध शायर भी हैं और आपके गाने बॉलीवुड में जो है फिल्माए भी जाते हैं, एल्बम भी बने हैं, तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए कि एक शायर होना कैसे होता है? क्योंकि आप यूपीएससी के टीचर थे और शायर बन गए, कैसे हुआ? शायर बने नहीं, हर व्यक्ति के अंदर शायर होता है। अब क्या होता है कि उसी को अगर हम ग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दें तो वो शेर बन जाता है। अगर जो जिसकी भी क्रिटिकल एबिलिटी, और सभी जब दिमाग है आपके पास तो आपकी क्रिटिकल एबिलिटी होती है, लेकिन हमारा बैकग्राउंड ऐसा रहा कि शेर व शायरी एक आम बात थी हमारे लिए। हमारे स्कूल में थर्सडे को एक बैतबाजी होती थी, उसमें हम लोग दूसरे शायर के शेर पढ़ते थे। तो शेर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, समझना, बोलना। साहित्य जो है जीवन का दर्पण होता है, उर्दू में उसको कहते हैं कि अदब जिंदगी का आईना होता है। तो किसी भी इतिहास में किसी भी समाज को अगर समझना है तो उसके साहित्य को आप देख लीजिएगा तो आप उसको बहुत बड़ी झलक मिल जाएगी। जैसे एक छोटा सा कई सारे एग्जाम्पल, जैसे 16वीं सदी में तुलसीदास है, वो कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि किसी का भला करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और किसी को तकलीफ देने से बड़ा कोई पाप नहीं। सर, आप आज़ादी के टाइम में आ जाइए, गालिब लिखते हैं कि जैसे 1857 की क्रांति देखी थी, तो इंसान का एक विकराल रूप उन्होंने देखा था, एक दूसरे को मार रहे हैं, कट रहे हैं, ये है। तो कहता है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयसर नहीं इंसान होना। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। यानी कि आज़ादी की लड़ाई को प्रमोट करने के लिए जो क्रांतिकारी थे वो तो शायर थे, उन्होंने शायरी में अपनी क्रांति दिखाई। और भी गम है मोहब्बत में ज़माने में मोहब्बत के सिवा। लोग मोहब्बत को सबसे बड़ा ये समझते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है वो। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं वेयर द माइंड इज फ्री एंड सोल इज फ्री। उस तरह का नहीं हो तो बात नहीं बनती है। तो हर दौर में शायर जो है उस जिंदगी का आईना होता है उसका। जैसे मेरा अपना शेर है कि पूरी जिंदगी का निचोड़ हो जाता है वो, कि यही चाहता था क्या तू जिंदगी से अनवर,
क्या बात है, यही चाहता था क्या तू जिंदगी से अनवर, पढ़ने की चाह में खुद अखबार हो गया। क्या बात है सर। तो बेहद शानदार। हाँ, तो क्या होता है कि अपने मन की कल्पना जो है, पीड़ा जो है, या अच्छाई है, बुराई है, एक बात जो आप अपने फादर से डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, एक शेर पढ़ के उनको बता सकते हैं। अब मान लें कोई बच्चा है, हम लोग तो थोड़े बड़े हो गए, उस उम्र से गुजर गए, आशिकी के दौर से गुजर गए, तो अब कोई बच्चा अगर हमारे ऊपर तंज करे या हाँ। कुछ ये बोले तो उस पर बहुत सारे शेर हैं। कि जैसे एक शेर है इकबाल अशर साहब का कि एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है, प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है। क्या बात है। एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है, और है कि तुम न होना नए दीवानों, कुछ करके ऐसे है, तुम न होना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। अब उन्हें बच्चे को ये बात नहीं बता सकते हैं कि तुम जिसमें इतना उछल कूद रहे हो, इसमें अच्छाई बुराई क्या है हम बहुत पहले झेल चुके हैं। तो कहते हैं खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। सर आज जो आपके अंदर का शायर है, बाद के सामाजिक या देश में चल रहे हलचल को देखता है तो क्या कुछ शेर निकल कर आते हैं साहब? बहुत सारे शेर निकल करके आते हैं। कुछ जैसे सिचुएशन पे जैसे इश्क पे मेरा खुद का एक शेर है कि मैं खुद का ही शेर भूल जा रहा हूँ कि चाहत बड़ी नहीं थी कि एतवार हो गया। चाहत बढ़ी नहीं थी कि एतवार हो गया। एतवार हो गया। एतवार संडे का मतलब छुट्टी। अच्छा, इतवार हो गया। इतवार हो गया, संडे हो गया। यानी कि आजकल का इश्क जो है बहुत जल्दी बदलता है। गर्लफ्रेंड लोग बदलते थे, बॉयफ्रेंड बदल लेते हैं। तो हम लोग के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। और आजकल के बच्चे जो होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है साथ मिलने जुलने का, तो उसमें पहला मिसरा याद नहीं आ रहा है। दूसरा है कि चाहत बड़ी नहीं थी कि इतवार हो गया। अब किसी को कहना है तो इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अब जैसे आजकल के बच्चों पे कई बार दबाव होता है, तो उस पर एक बहुत अच्छा शेर है कि आज चमेली का फूल मर गया आखिर, आज फिर एक चमेली का फूल मर गया आखिर, बहुत दबाव था उस पर गुलाब होने का। क्या बात है। तो चमेली का फूल भी अपनी खूबसूरती के लिए बहुत जाना जाता था। यूपीएससी आप क्वालिफाई नहीं कर गए तो ऐसा थोड़ी है कि आप मर गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस पर यह शेर सुनाया जा सकता है, जो कि एक दो लाइन में आप उसकी पूरी जिंदगी की समझ दे देते हैं कि आज फिर एक चमेली का फूल मर गया आखिर, बहुत दबाव था उस पर गुलाब होने। आजकल यही दबाव है सर समाज में, है ना। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, दिलचस्पी बढ़ रही है कि आपके लिखे हुए कुछ शेर में से कुछ चंद जैसे सुनाए जो आपके फेवरेट। मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली, बहुत दिन हो गए जी, तो ये प्रिपेयर्ड नहीं था मेरा। आपने अचानक पूछ लिया तो कुछ जैसे मैं कुछ जैसे एक 4 लाइन है कि अधूरे इश्क की एक दास्तान हूं मैं। क्या बात है सर। अधूरे इश्क की एक दास्तान हूं मैं, बगैर तीर का जैसे कोई कमान हूं। और न सदाकत है, मतलब जो मुसलमान का कुरानिक डेफिनेशन है उस पे हमने शेर लिखा है कि न सदाकत है न हक पे हो, न सदाकत है यानी सच्चाई, न राइट पे हो न हक पे हो, न सब्र है तुमको। कुरान में कहा था इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी कि सब्र जो पेशेंस जो है बेसिक टेनेट्स है मुसलमान का। तो न सदाकत है न हक पे हो न सब्र है तुमको, क्या हक है जो कहते हो मुसलमान हो। और अगर किसी कोई आपको लाइन मार रही है और आप नहीं इंटरेस्टेड है तो उसको ये शेर सुना सकते हैं कि ये हुस्न के जलवे कहीं और बिखेरो। ये बड़ा फेमस है। ये मेरा ही शेर है। अच्छा, ये आपका है? ये हुस्न के जलवे कहीं और बिखेरो, यहाँ सबको पता है किसी की जान हूं। क्या बात है सर। इस तरह से है, बहुत सारे अशार हैं। अगर और जैसे एक है कि इस उम्र की जो तमन्ना होती है हमेशा बचपन और जवानी के शुरुआत के दौर, जवान तो अभी भी हूं मैं, लेकिन शुरुआत के दौर सभी को अच्छे लगते हैं जी। तो उस पे एक पूरी गजल है, उसका पहला जो मक्ता का है मतला शेर है कि वही दौरां पुराना चाहता हूँ, वही दौरां पुराना चाहता हूँ, मैं फिर से मुस्कुराना चाहता हूँ। क्या बात है। और दिया था काफिया तूने गजल का, काफिया और रदीफ जो होता है शेर को समझने के लिए सबको समझना जरूरी होता है जी। उस पर बाद में आएंगे कि दिया था काफिया तूने गजल का, वही तुझको सुनाना चाहता हूँ। और इसी का है कि वो मुश्किल रास्ता कितना ही अनवर, वो मुश्किल रास्ता कितना ही अनवर, उसे आसान बनाना चाहता हूँ। क्या बात है। तो इस तरह बहुत सारी गजलें हैं।
अच्छा सर, एक ये होता है ना, गजल, शायरी, इन सभी चीजों में हम अंतर कैसे करते हैं? हाँ, और भी कई चीजें होती हैं। ये जैसे क्या है, शेर सुनना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि अगर कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी उनको अगर मिल जाए तो शेर का मजा बढ़ जाता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मैं एक शायरी पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, शायरी एक प्रोफेशन है। कहते भी हैं कि शायरी सुनाऊंगा मैं। हाँ, हाँ, शेर सुनाते हैं आप, शेर सुना। शायरी नहीं सुनाते हैं आप। हाँ। आप शायरी नहीं पढ़ते हैं। शायरी एक प्रोफेशन। मैं क्या करता हूँ, मैं शायरी करता हूँ, मैं जिसमें शेर डॉक्टर पढ़ता हूँ, हूँ। इंजीनियर हूँ, वैसे शायर हूँ, शायरी करता हूँ, लेकिन शायरी पढ़ते नहीं हैं आप, शेर पढ़ते हैं, गजल पढ़ते हैं। अब जैसे शायरी के बहुत सारे रुकन होते हैं, उसमें गजल है, नज़म है, रुबाई है, कसीदा है, कता है, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। इसमें कैसे अंतर करते हैं? गजल जो होता है, गजल जैसे अगर सपोज कीजिए कि 2 लाइन होता है, एक लाइन को हम एक मिसरा कहते हैं, और हर शेर 2 मिसरे का होता है, 2 लाइन का एक शेर होता है। गजल में क्या होता है कि हर शेर अलग अलग मीनिंग रखता है, उसमें कंटिन्यूटी होती है, फ्लो होता है, जिसको हम बहर और वजन बोलते हैं। फ्लो होता है, रवानी होती है, लेकिन हर एक कपलेट उसका अलग अलग मीनिंग रखता है। राइमिंग नहीं आती? राइमिंग रहती है। अच्छा, राइमिंग रहती है, लेकिन कहानी नहीं कही जाती। जैसे मेरा ही शेर है कि वही दौरा पुराना चाहता हूं, मैं फिर से मुस्कुराना चाहता हूं, तो ये अपना अलग मीनिंग हो गया। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं हम कि दिया था काफिया तूने गजल का, अब हमारा इशारा कहीं और चला गया। एक पुरानी गर्लफ्रेंड को मैं बोल रहा हूँ जो अब मिली है, या अब शायद मैं तब तुमको नहीं चाह पाया, अब मेरा मन कर रहा है, तो दिया था काफिया तूने गजल का, वही तुझको सुनाना चाहता हूं। तो दोनों शेर अलग अलग मीनिंग रखता है। तो गजल का ये क्राइटेरिया होता है। नज्म उसी के पलट में क्या होता है कि नज्म में सारे शेर की फीलिंग एक कंटिन्यूटी में होती है। अगर किसी बात को आपकी एक कहानी कहते हैं नज्म में, तो दूसरा शेर पहले के कंटिन्यूटी होता है सेंस ऑफ स्टोरी में। किसी बात को बता रहे हैं तो लगातार एक कहानी कह रहे हैं उसमें, उसको हम नज्म बोलते हैं। गजल और नज्म में जो मोर पॉपुलर होता है ये होता है। तीसरा होता है जैसे रुबाई, 4 लाइन की कोई किसी गजल को हम रुबाई कहते हैं। किसी की तारीफ में आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको हम कसीदा कहते हैं। तो इस तरह के अरकान है जो शायरी के अरकान है। जैसे रदीफ का आया था, दिया था काफिया तूने गजल का, तो अगर लोगों को ये समझ में आ जाए कि रदीफ और काफिया क्या होता है, तो शायद शेर का मजा वो और अच्छे से लेते। तो रदीफ वो वर्ड होता है जो किसी भी शेर में या गजल में बार बार रिपीट होता है, उसको हम रदीफ कहते हैं। और जो राइमिंग के तौर पे बदलता है उसको हम काफिया कहते हैं। जैसे उसी में वही दौरा पुराना चाहता हूँ, मैं फिर से मुस्कुराना चाहता हूँ बार बार रिपीट होता है, ये रदीफ हो गया। पुराना, मुस्कुराना, नहाना, खिलाना, ये क्या हो गया, काफिया हो गया। तो इस तरह से उसको हम। अच्छा सर, शायर होने पे नजरिया बदलता है? नहीं, नजरिया हालात के हिसाब से बदलता है, वो हर एक इंसान का बदलता है और शायर का भी बदलता है। जैसे अगर कोई शायर उस दौर में, जैसे मैंने आज़ादी के बारे में बताया कि आज़ादी के दौर में आप जितने भी शायर हैं उसके अंदर भक्ति दिखेगी, उसके अंदर क्रांति दिखेगा उसकी शायरी में, उसके अंदर इश्किया शायरी बहुत कम मिलेगी। यही वजह है कि गालिब की शायरी में इश्किया कम मिलता है, मीर में मिलता है, सिचुएशन के हिसाब। हाँ, तो चूंकि अदब, मैंने बोला पहले भी कि अदब जिंदगी का आईना होता है और शायरी शख्सियत का आईना होती है। तो किसी भी शायर के अंदर उसके अपने जमाने का, अपने हालात का, गालिब के अंदर रोना बहुत दिखता है और गालिब के अंदर घमंड बहुत दिखता है। गालिब एकदम अपने दौर के, कहा जाता है कि गालिब 200 साल पहले पैदा हुआ, तो उसके अंदर घमंड दिखता है। तो वो कहता है कि वो खुदा को चैलेंज कर देता है, इंसान को चैलेंज कर देता है। कहता है कि खुदाया कैसे होते हैं जिन्हें है बंदगी ख्वाहिश, मतलब है खुदा कैसे कैसे वो लोग होते हैं जो जाके दूसरों के सामने सब पांव गिरे रहते हैं, गिड़गिड़ाए रहते हैं। खुदाया कैसे होते हैं जिन्हें है बंदगी ख्वाहिश, हमें तो शर्म दामन गिर होती है, खुदा होती है। अब यहाँ पे खुदा का मतलब लिटरल में ये नहीं कि खुदा ही होना था, बल्कि हमें मतलब हम जॉब क्रिएटर होते हैं, हम जॉब सीकर क्यों होते हैं। सर, आप मीर, अहमद फराज और ये सब बड़े बड़े शायरों में से आपका फेवरेट कौन? गालिब ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम सभी का फेवरेट होगा हमको लगता है। मीर की अपनी एक फिलॉसफी है, इकबाल की अपनी फिलॉसफी है। इकबाल जो है थोड़ा सा फिलॉसफिकल ज्यादा है, गालिब अपना है। गालिब क्यों पसंद है आपको? क्योंकि उसके अंदर डेप्थ बहुत है उसके थॉट में, और जिंदगी को जिस तरह से उसने देखा है शायद मैं भी उसी तरह से देखता हूँ। सवाल करता है वो कहता है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता,
डुबोया मुझको होने ना न होता मैं तो क्या हो, क्या कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो वो शख्स जो जिंदा है वो सवाल करता है, वो शख्स जो समाज में कुछ बदलाव कर सकता है, जिसकी कैपेसिटी है, वो सवाल करता है, सवाल कर वो किसी भी चीज को एज इट इज नहीं ले लेता है। और जीवन में मानव के इतिहास में कभी भी देखेंगे तो जो भी मानव में नया इजाद हुआ है वही चंद लोग हैं, वही कुछ परसेंटेज हैं जो समाज से अलग होकर के सवाल करके फिर उसका जवाब ढूंढे हैं और मानव इतिहास में एक नयापन लाया है, नई चीजों की खोज की है। क्या बात है सर। चर्चा में अगर ये वाला पक्ष आपका ना आता तो चर्चा अधूरी रह जाती। मुझे भी लगता है कि मजा आया। लेकिन सर अब हमारी बातचीत का अंतिम सेगमेंट रैपिड फायर के रूप में होगा। अब हम आपसे 10 छोटे सवाल पूछेंगे जिनको आपको छोटा छोटा जवाब देना है, लेकिन हाँ अगर कहीं लगे कि हमें लंबा बोलना चाहिए तो आप कर सकते हैं। सर भारत से जातिवाद को पूरी तरह खत्म करने का एकमात्र कोई अचूक उपाय हो? शिक्षा, एजुकेशन, क्वालिटी इक्वल एजुकेशन, 100। और कोई उपाय है ही नहीं। सोशल मीडिया समाज को जागरूक कर रहा है या डिवाइड कर रहा है? दोनों। थोड़ा सा इसको जैसे सोशल मीडिया कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन अगर सही से पहुंच रही है आपके और सटीक पहुंच रही है और सही पहुंच रही है तो फायदेमंद है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करें तो आप टीवी बैठ करके सारे लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे ज़्यादा लोग रीच पहुंच सकती है। तो अब जो रीच जो पहुंच रही है वो अच्छी बात पहुंच रही है या खराब बात पहुंच रही है? जब खराब बात पहुंच रही है तो सोसाइटी को फ्रस्ट्रेशन होता है। देखिए, नफरत भी एक प्रकार का इमोशन है, और जब हम किसी के प्रति, जैसे आपके प्रति अगर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप वैसे हैं, तो आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए क्या हो रही है? नफरत बढ़ रही है। तो वो जो इमोशंस है वो नेगेटिव एनर्जी है और वो कहीं ना कहीं बस्ट करेगी। हो सकता है कि हम भाई को डांट बेवजह, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये कहा जाता है कि हेटर्स ऑलवेज सफर मोर देन द हेटेड। तो अगर समाज में ऋणात्मक बातें जा रही हैं, जैसे बहुत सारी बातें, जिसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल हम बुर्का का भी ले सकते हैं। ये बुर्का का जो इशू है आजकल, अभी हाल फिलहाल में इम्तियाज अली साहब ने, जो बहुत फेमस और मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर है, रॉक स्टार बनाई है, तमाशा बनाई है और उस तरह की मूवीज बनाई, उन्होंने कहा है कि अगर औरतें बुर्के में सहज हैं तो ये एक पतनशील समाज, डिजेनरेटेड सोसाइटी की पहचान है। उसके बाद कई सारी जगह पे आपके पास वीडियो आ रहा है कि बुर्का की औरतों को बुर्का खींच लिया गया, बुर्का पहनते स्कूल नहीं जाने गई, टीका लगाए हुए बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया गया। अभी कल की बात है सर, बंगाल में जो हुआ है। बंगाल में जो, तो इस तरह के जब इंफॉर्मेशन पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी बेस्ड घृणा उत्पन्न होती है। जिनका बुर्का खींचा गया है, खींचने वाले के खिलाफ उत्पन्न होती है, जिन्होंने खींचा है उनके जो सपोर्टर होंगे बुर्का के खिलाफ होता है। तो जब हेट फिल्ड सोसाइटी बनती है तो उसका जो ऋणात्मक प्रभाव होता है वो हमें उस दिशा में ले जाता है। अच्छा सर, बुर्का पहनना धार्मिक कारण है या कोई जलवायु कारण? हाँ, इम्तियाज अली साहब को मैं चाह भी रहा था उस तरह से रेफर करूं इस बात को कि पहनावा जो है ना, पहनावा कोई किसी भी समाज का पहनावा आप देख लीजिएगा, उसका पहला फैशन डिजाइनर जो है प्रकृति है, नेचर है, क्लाइमेट है। बिल्कुल। उसके बाद समाज उसको पहचान देता है, धर्म उसको एक प्रतीक बनाता है, अर्थव्यवस्था उसको एक यूनिफॉर्मिटी लाती है, एक बदलाव लाती है, और राजनीति उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। बुर्का को किसी अलग से देखने की जरूरत नहीं, चाहे बुर्का हो या घूंघट, लुंगी हो या धोती कुर्ता, पैजामा कुर्ता हो या पैंट शर्ट सूट हो, इसकी अपनी एक उसका भौगोलिक इतिहास है। पहनावा हमको लगता है कि मानव इतिहास को बहुत अच्छे से पिक्चराइज करता है, बहुत अच्छे से बताता है। हमारे 1.5 लाख साल पहले ट्राइबल्स होते थे, कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, वो भी तो हमारे पूर्वज ही है ना भाई, सभी के पूर्वज वही हैं। सही बात। वो कपड़ा पहनना कब शुरू किए? अगर इस बात को समझेंगे तो आपको बुर्का समझ में आएगा या घूंघट समझ में आएगा। कपड़ा पहनना तब शुरू किए जब यूरोप की तरफ गए, ठंडा प्रदेश हुआ, तो प्रकृति की कठोरता से बचने के लिए कपड़ा पहनना शुरू किया उन्होंने। बहुत जहाँ पे बारिश हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, तो उन्होंने छाल लगाना शुरू किया। पेड़ के पत्ते जो भी इस्तेमाल है तो जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी था वो करना शुरू किया। तो कपड़ा एक जरूरत थी, आवश्यकता थी। बुर्का भी सर नहीं, बुर्का पे हम आते हैं। 2 मिनट का टाइम दीजिए, बुर्का पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मुझे लगता है कि सभी को समझना चाहिए। तो वहां से शुरुआत होती है कपड़े की। उस वक्त ये ड्रेस फैशन नहीं था, इसीलिए मैं ज्योग्राफी को पहला फैशन डिजाइनर मानता हूँ। अब कैसे है कि एक लद्दाख का बंदा, एक हिमाचल का बंदा और एक
उत्तराखंड का बंदा को अगर कपड़े की प्रणाली जो ट्रेडिशनल पैटर्न है, अगर उसको देखेंगे तो साइबेरिया से, यूरोप से उसका कपड़ा मिलता जुलता होगा। हिमाचल के बंदों का, कश्मीर के बंदों का कपड़ा हरियाणा के, यूपी के बंदों से नहीं मिलेगा। ठीक है। उसी तरह से अगर आप राजस्थान को देखें तो राजस्थान का ड्रेसिंग पैटर्न जो होगा वो पश्चिमी एशिया, वेस्ट एशिया जैसे अरब देशों के बिल्कुल समान होगा। बिल्कुल ढीला ढाला, हमारे यहाँ धोती कुर्ता पहनते हैं, वो लोग अबाया पहनते हैं, लेकिन दोनों की प्रणाली क्या है, सेम है। हमारे यहाँ पगड़ी लगाते हैं, वहां पे भी पगड़ी लगाते हैं। पगड़ी का थोड़ा सा जो लुक है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का सेम है। तो जब यहाँ हमारे यहाँ पगड़ी पहनते हैं, मोटी बड़ी साली पहनते हैं, वहां पे छोटी पहनते हैं, लेकिन मकसद क्या है, वहां पे सर को ढकना और ढीला ढाला कपड़ा पहनना। वहीं से औरतों में ढीला ढाला कपड़ा पहनना, चूंकि टेम्परेचर, तापमान से बचने के लिए अगर टाइट कपड़ा पहनेंगे तो गर्मी ज्यादा लगेगी, वही बात मैं कह रहा था। धूल आएगा, तो धूल जब बाल में फंसेगा तो आपको पानी चाहिए धोने के लिए, और जब पानी चाहिए धोने के लिए तो वहां पे पानी है नहीं, डेजर्ट एरिया है, तो सर को ढकते हैं। औरतें भी सर को ढकती हैं। अब जब समाज ने उसको पहचान बनाना शुरू किया तो सबसे पहली जो पहचान आई वो औरत और मर्द में भेद आया। चाहे यूरोप चले जाइए, एशिया चले जाइए, किसी धरती के किसी क्षेत्र में चले जाइए, पहला जो डिवीजन हुआ वो जेंडर बेसिस था कि औरतें ऐसा पहनेंगे, मर्द ऐसा पहनेंगे। तो हमारे यहाँ फिक्स हुआ औरतों का धोती कुर्ता और साड़ी घूंघट। घूंघट क्यों लगाएंगे? उनको चेहरा ढकना है, क्योंकि धूल और तापमान से चेहरा बचना है, तो ढकना है। तो यहाँ पे घूंघट है, वहां पे बुर्का है। तो संस्कृति का पार्ट है जिसको बाद में धर्म से जोड़ दिया गया। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, सबको अलग अलग करते हैं। आज की डेट या टाई पहनते हैं, अंग्रेज लोग टाई क्यों पहनते हैं? सर्दी का जमाना है, तो ऑटोमेटिक जब सर्दी आती है तो हम क्या करते हैं? बंद करते हैं। अब उसको हमने अडॉप्ट किया, ये इकोनॉमी का इम्पैक्ट है, और हमने उसको एक स्टैंडर्ड का सिंबल बना चुका, बाजार बना दिया। कपड़े को क्या किया आपने? एक वस्तु बना दिया, एक बाजार बना दिया। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी तो कंपनी कैसे चलेगी? अगर कोई आदमी धोती पहने, कोई आदमी कुर्ता पहने, कोई लुंगी टी शर्ट पहने, बनियान पहने, तो फिर एक कंपनी तो ब्रांड नहीं बन पाएगी, रिबॉक नहीं बन पाएगा, फिर कोई ये नहीं बन पाएगा। तो यूनिफॉर्मिटी लाया है इकोनॉमी में। जेंटलमैन का मतलब है सूट और पैंट। लोग गर्मी में भी कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, टाई लगा के जा रहे हैं। अब सोचिए अपने यहाँ जो ये टेम्परेचर है, टाई लगाने का थोड़ी है। कितने लोगों के पास एसी होगा? आप पगड़ी देखिए, कभी भी कोस्टल एरिया में पगड़ी वाले नहीं मिलेंगे, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? कि कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी होती है, और जब ह्यूमिडिटी होगी आप सर रखिएगा, सर फट जाएगा आपको। पगड़ी कहाँ मिलेगी? पंजाब में मिलेगी, हरियाणा में मिलेगी, और ये नॉर्थ इंडिया के रीजन में मिलेगी। आप चले जाइए कोस्टल एरिया में, वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। तो जो उसी तरह से बुर्का है, धर्म क्या किया? उसको प्रतीक बना दिया। पंडित जी गिरवा पहनेंगे, मौलाना साहब उजला कुर्ता पैजामा पहनेंगे, शेरवानी लगाएंगे। तो धर्म ने उसको प्रतीक बना दिया। बुर्का भी एक प्रतीक है। बुर्का डिग्रेडेड समाज की निशानी नहीं है, ये सामाजिक उत्थान की एक पहचान है। इसके ऊपर जब चले जाते हैं तो बुर्का हट जाता है। जो सिस्टम बता रहे हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इस्लाम से बहुत पहले पर्शियन कल्चर में यही ड्रेस हुआ करता था, तब इस्लाम आया भी नहीं। अफ्रीका के, पश्चिमी अफ्रीका में चले जाइए जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, वहां पे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या सिख हो या कोई भी रह रहे हो, वहां पे वो सब ढीला ढाला पहनते, उसको बोहू बोलते हैं। बोहू बोलते। बेहद शानदार सर, बहुत अच्छा आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया। सर अब नेक्स्ट सवाल है, क्षेत्रीय गौरव जैसे क्षेत्रवाद देश को कमजोर करता है? नहीं, कभी कमजोर नहीं करता है। क्षेत्रवाद कमजोर नहीं करता है, उसका मिसयूज कमजोर करता है। मिसयूज जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो हमने पहले शुरुआत में बात की कि ग्रुपिज्म जो है कि सेंस ऑफ एसोसिएशन हमारा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ह्यूमन का। वो एसोसिएशन युवा भी अपने आप में, युवा का एक एसोसिएशन हो सकता है, क्रिकेट टीम का एक एसोसिएशन होता है, फुटबॉल टीम का हो सकता है। तो अगर हम क्षेत्रीयता की बात करें तो एक फुटबॉल टीम, सपोज कीजिए क्रिकेट टीम बिहार की है, एक तमिलनाडु की है, एक पंजाब की है, आपस में भी लड़ेगी। लेकिन जब देश के सिलेक्शन की बात होगी तो कोई बिहार का होगा, कोई तमिलनाडु का होगा, वो 11 मिल करके वो दूसरे देश से लड़ेगा, जैसे आईपीएल में लड़ते रहते हैं। हाँ। सर क्या नेता नफरत फैलाते हैं या पहले से जो नफरत मौजूद है उसका फायदा उठा रहा है? उसका फायदा उठाते हैं। नेता जो होता है, मुझे लगता है कि दे आर द स्मार्टेस्ट बंच ऑफ द सोसाइटी। उनको पता होता है क्या करने से हमको वोट मिलेगा, और दूसरा कोई एम नहीं होता है, कभी भी कोई एम नहीं होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां पे भी सामाजिक कट्टरता बढ़ी है वो पॉलिटिशियंस ने थोड़े थोड़े एग्जिस्टिंग को बढ़ा दिया है, और उसको बढ़ा करके उसका फायदा उठाया है, और समाज हमेशा पतन की ओर गया है। पहले पतन की ओर जाएगा, फिर लड़ाई लड़ेगा, फिर बहस होगी, फिर मैच्योर होगा, फिर उसके बाद समाज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। सर
युवाओं के लिए कोई सफलता का मंत्र इसलिए दीजिए क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके घर में 2-2 ऑफिसर्स हैं, तो आपको कहीं न कहीं सफलता का मंत्र ज़रूर मालूम होगा। सबसे पहला तो सफलता एक सापेक्षिक शब्द है। जी। कभी भी आप कोई गोल सेट करिए और नहीं मिले तो उसको अंतिम पड़ाव मत मानिए। मैंने देखा है बच्चे को, काफ़ी टैलेंटेड बच्चे नहीं क्वालिफाई करते हैं, एक मीडियोकर क्वालिफाई कर जाते हैं। और मैं उसकी मेहनत को कमज़ोर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है जीवन का एक छोटा सा पड़ाव है, एक जॉब है। उसको वही मान के चलिए तो दोनों तरफ से फायदा होगा। आप डरेंगे नहीं तो कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, और कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। रट्टा मत मारिए। दूसरा, सर इस सवाल को थोड़ा सा और मैं बढ़ाऊंगा। आपकी वाइफ मैम आईएफएस ऑफिसर हैं और सिस्टर पीसीएस अधिकारी। जब वो लोग तैयारी कर रहे थे तो आपने उनमें क्या देखा, क्या उन्होंने अलग किया जो उनको सफलता मिली? मुझे नहीं लगता कुछ अलग किया। अगर सीखे, एक लर्निंग कैपेसिटी होती है। अगर आपकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो उसको हम OLQ में डालते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी में डालते हैं। सपोज कीजिए कि आपने कोई एक पैटर्न बनाया और उससे कामयाबी नहीं मिली, तो क्या आप उस पैटर्न को बदलने के लिए तैयार हैं? इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। खुद के अंदर फ्लेक्सिबल होना एक बड़ा कैरेक्टर है। कई बार होता है कि हम ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं तो हम वही सब्जेक्ट लेंगे। जैसे मेरी वाइफ क्या थी, बॉटनी और जोलॉजी लेके एग्जाम दे रही थी, तो हम लोग बातचीत करने लगे थे तब तक। तो मैंने उसको कहा कि इसमें से एक सब्जेक्ट छोड़ दो, क्योंकि दोनों लो मार्किंग का उस वक्त था। उसने जोलॉजी छोड़ा, एग्रीकल्चर लिया, और वो टॉपर थी अपने बैच की मेंस में। कौन सा बैच था सर? 2007-8 और सेकंड टॉपर थी ओवरऑल। एक ही साल, पहला साल लिया था। हम ये नहीं कह रहे कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन कोई सब्जेक्ट होता है जो आपके लिए नहीं बना होता है। अगर आप उसी में अगर अटके रहते तो हो सकता है कि मुसीबत हो जाती। बिल्कुल। इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। अगर पढ़ने के तरीके में ऐसा लग रहा है आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी कम है, तो उस पर दोस्तों से बात कीजिए, सीनियर से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, इस पर कैसे बदलाव किया जाए और बदलिए। सर आज के भारत का सबसे खतरनाक सोशल मिथ क्या है? सच्चाई बता दो? हाँ बिल्कुल, सच ही बोलना है। धर्म हमें जन्नत देगा। बहुत शानदार। सर आज सच को पहचानना आज के टाइम पे कितना मुश्किल है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुश्किल बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का फ्लो इतना ज्यादा है और हम कॉग्निटिव बायस से ग्रस्त होते हैं। ह्यूमन जो होता है, एक मेंटल बायस होता है उसको। हमको अगर पता है कि फलां सर अच्छे हैं, तो उनकी कुछ भी बात अगर बुरी आई मेरे सामने तो हमारा माइंड रिजेक्ट कर देगा उसको। तो जो बायसेस हैं वो क्या करता है, हमको गलत को भी, इंफॉर्मेशन को भी हमको एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य कर देता है। तो इस चीज को हमको लगता है कि एक बड़ा एस्पेक्ट है। सर एक शब्द में, विकसित भारत के लिए सामाजिक सौहार्द के बिना भारत का विकास संभव है या नहीं? नहीं। सर कोई बड़ा धार्मिक सुधार जो देश को बदल सकता है? धार्मिक सुधार, धर्म को अपने लेवल तक रखिए, और धर्म को किसी के कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए जरिया मत बनाइए। इंडिविजुअल से मिलिए, आपको अच्छा लगे तो वो अच्छा है, बुरा लगे तो वो बुरा है, चाहे वो किसी धर्म का हो या कहीं का हो। धर्म आपकी पूरी पहचान नहीं है। एक ऐसी पहचान है जो आपके ऊपर थोपी गई है, आपने उसको अपनाया नहीं। सर एक आखिरी सवाल, धर्म बड़ा या देश? ये सवाल ही नहीं है, ये उसी डिबेट का हिस्सा है जो आप पहले पूछे थे कि राइट्स और ड्यूटीज। धर्म और देश हमारी पहचान है। कभी धर्म छोटी पहचान हो सकती है, हमारा देश बड़ा पहचान हो सकती है। कभी धर्म, अब हम जुमा की नमाज पढ़ने जाएं तो धर्म हमारे लिए बड़ी पहचान है। वहां पर माइक में घुसाइए मुंह में कि आपको देश से ज्यादा है कि जुमा की नमाज। अगर हम जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे देश के ऊपर खतरा हुआ, हम जुमा की नमाज छोड़ करके देश के लिए जाएंगे। बहुत सही। तो इसमें ये बहस जो है, ये कृत्रिम बहस है और बेवजह बहस है, होनी ही नहीं, जो किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए ऋणात्मक रूप से यूज की जाती है। ये बहस पैदा की गई है। बहस पैदा, जबकि ऐसा है नहीं। हमको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, हमारा देश ही तो हमको राइट देता है कि मुसलमान बन के जिए। हमारा देश ही हमको राइट देता है कि हम जाति, अगर एससी है, एसटी है तो हमें रिजर्वेशन मिले, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो, मेरे एक दोस्त है अभी ऑफिसर है, कल ही उससे मुलाकात हुई थी, हम लोग डिनर पे थे, तो उसने रिजर्वेशन का फायदा उठाया। हमसे 35 मार्क्स उसको कम है, लेकिन सर्विस में है वो। उसके बेटे की आज बारी आई है तो उसकी बीवी ने बोला कि मैं रिजर्वेशन का यूज नहीं करूंगी।
मैं बोला क्यों नहीं करोगे? तो बहुत सारी बातें हुई। तो सिंपल सी एक बात है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया है, आपको लेने का कोई हक नहीं है, तो देश ही हमको धर्म की भी राइट दे रहा है। और धर्म हमारा बोलता है, देश को कोई भी धर्म, आप एक धर्म बता दीजिए जो ये कहता हो कि नहीं देश पे आड़े आंच आए तो तुम धर्म के आधार पर अलग हो जाना, नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी धर्म नहीं कहता। कुरान की एक आयत है, हुब्बुल वतन जुज़्बिल ईमान, वतन से मोहब्बत करना तुम्हारे ईमान का एक अभिन्न हिस्सा है। क्या बात है। तो ये बहस जो है ना, वो हमें बांटने के लिए बनाई गई है। दरअसल ये बहस है ही, बहस मुद्दा ही होना ही नहीं है। आप अब्दुल हमीद को, अब्दुल कलाम को किस कैटेगरी में? नहीं, इसमें एक बहुत अच्छी बात आती है क्लास में भी, जैसे हम कई बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह की मानसिकता से ग्रसित होते हैं शुरुआत में, तो उसको अदराइजेशन बोलते हैं। जैसे पॉपुलेशन पे बात होती है, तो जैसे हमको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था जब मैं पहली बार दे रहा था कि इन जनरल मुस्लिम्स इन इंडिया हैव मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इफ यस व्हाट आर द रीजंस। तो मैं बहुत सारी क्लासेस में अपनी इसी क्वेश्चन से शुरू करता हूँ कि आप अपना ओपिनियन बताएं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 4 शादियां जायज हैं, तो उसके धर्म में है कि अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब जो एक रूढ़िवादिता बात है जो आपको फीड की गई है, इसको हम बोलते हैं अदराइज। जब हम बोलते हैं कि सलमान खान ने शादी नहीं करी है, भाई अब्दुल कलाम साहब ने तो शादी नहीं करी है, तो वो लोग दूसरे मुसलमान हैं। इसको बोलते हैं अदराइजेशन। एक कॉन्सेप्ट है अदराइजेशन। जैसे कि अगर हम थोड़ा वेल ड्रेस्ड हैं, थोड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, देखने में भी थोड़ा ठीक लगते हैं और इंग्लैंड में रह रहे हैं, अगर हमको कोई अंग्रेज मिलेगा तो बोलेगा यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन, राइट, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इंडिया का एक इमेज है और उस इमेज में हम फिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए तुमको बोलते हैं। और मैंने फेस किया खुद इस चीज को हैदराबाद में। जब मुझसे पूछा गया कि सर आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा बिहार से, तो 2 स्टूडेंट डायरेक्ट बोल गए सर आप बिहारी नहीं लगते हैं। तो ये चूंकि बिहार का आपके दिमाग में एक इमेज है और हम इमेज कैरियर होते हैं, और उस इमेज में शमीम अनवर फिट नहीं कर रहा है, तो आप उसको नहीं ये बिहारी नहीं हो सकते, उसी तरह से वो मुसलमान नहीं हो सकते, उसी तरह से तुम भारतीय नहीं लगते हो। तो हमारा माइंड जो बायसेस फिक्स करता है, तो हम एक इमेज कैरियर होते हैं, और उस इमेज में जो फिट नहीं होता है, तो हम इतने मैच्योर नहीं हैं कि उस इमेज को तोड़ करके उसको फिट करें कि नहीं बिहारी ऐसा हो सकता है, मुसलमान ऐसा हो सकता है, भारतीय ऐसा हो सकता है। हम उसको फिट करने के बजाय नहीं ये अलग भारतीय, इंग्लैंड में रह रहा है इसलिए अच्छा है, ये अरे पढ़े लिख लिया इसलिए दूसरा मुसलमान है, अरे ये पढ़े लिख लिया इसलिए जातिवाद नहीं देखता। नहीं, हर समाज में, हर इसमें अच्छे बुरे सब लोग होते हैं। तो जो अदराइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसी का ये पार्ट है। सर आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतनी ज्ञानवर्धक, कि छोड़ने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती हैं और हम इस बातचीत को यहाँ पर विराम देते हैं। लेकिन हम अक्सर आपसे मिलते रहेंगे इस तरह की बातचीत के लिए, क्योंकि ये इस सेशन को मैं आई ओपनिंग सेशन बोल सकता हूँ। आपने ऐसे ऐसे मिथ तोड़े, जो हमने पहले सोशल मिथ इसकी थीम रखी, लेकिन फिर हमने थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव इसलिए इसको दिया कि आपके व्यक्तित्व में एक ब्रॉड छवि है, आपकी अलग अलग मुद्दों की जानकारी, चूँकि ये पॉडकास्ट में जो लोग देखेंगे तो दिखाते। सर हम फिर कभी मिलेंगे और इस तरह के मुद्दे जो देश के लिए प्रासंगिक होंगे उन पर बात करेंगे। और इस बातचीत के लिए आपका बेहद धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और मेरी दुआएं हैं कि आपका चैनल और अच्छे से आगे बढ़े। अभी स्टूडेंट हैं यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं, तो हम मेरी दिल से दुआएं हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें, और कम से कम ऐसे पढ़े लिखे लोग जो आ रहे हैं जर्नलिज्म में, मुझे इस बात की खुशी है कि आप सच्चाई को समाज तक पहुंचाने में एक बड़ा रोल अदा कर। बहुत धन्यवाद। साथियों अब आप इस वीडियो को देखिए, शमीम अनवर सर की क्या बातें आपको अच्छी लगी, क्योंकि सर ने बहुत शानदार बातचीत की है, उसे हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप जरूर दर्ज कराइएगा। इस बातचीत को देख लें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।